यानी ये खड़ी है और शीशे में किसी ऐसे शख्स की छवि नजर आ रही है जो शख्स पूरी तरह जला हुआ है और इसको वार्न कर रहा है कि तुम कातिल हो। वो कहता है मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने दिनों से आप दोबारा गुम हो गए, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या, समझ नहीं आ रहा। मैं यही पूछूंगा कि कैसे गुजर रही है जिंदगी। पूछ रहे हैं कि कैसी गुजर रही है जिंदगी। अहमद, जिसे तुम जिंदगी कहते हो दरअसल ये गम है। हाय हाय हाय, जिंदगी गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। आहा, क्या कहने। लेकिन इन दी एंड अच्छी बात ये है कि आप मजे में हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मजे में है। और मैं कह रहा हूं कि क्यों ना बेफिक्र हो के अब सोया जाए। क्यों ना बेफिक्र हो के अब सोया जाए। हाय 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 हाय, कितनी मजे की बात है कि क्यों ना बेफिक्र हो के अब सोया जाए। अरे बचा ही क्या है जिसे अब खोया जाए। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। आपके शेर भी लोग बड़े पसंद करते हैं माशाल्लाह। ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। तो उनकी मोहब्बत और प्यार को मद्देनजर रखते हुए तो जो उनकी डिमांड है वो भी पूरी की जाए। बिल्कुल, उन सब की जिन्हें हम अपना फैमिली मेंबर्स कहते हैं। क्या बात है। उन लोगों को बड़ा प्यार, बड़ी दुआएं दिल से। और जो लोग जिस कदर प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इस बात की मैं बारहा माजरत चाहता हूँ और मैं भी कि आगे भी माजरत करूं इस बात की कि लेट होता हूं आने में, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी जरा मसरूफियत रहती है अहमद। और चूंकि इंतजार ना कराया जाए अपने प्यार करने वाले को आज की पहली कहानी शुरू की जाए। आज की पहली कहानी अहमद, एक बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी पिंक कलर की बच्ची, या सुराई जैसी गर्दन उसकी, कमर से नीचे उसके बाल, क्या तारीफ करूं, हसीन और जमील, खूबसूरत लड़की। अब चूंकि खूबसूरत तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर से वो बिलोंग करती है वो घर वालों की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए वो घर वालों की मर्जी से शादी कर दी। यानी घर वालों की मर्जी ने अपनी मर्जी से उसकी शादी करा। शादी हो गई। अब शादी एक ऐसे शख्स से हो गई कि बड़ा गरीब सा लड़का है, यानी कि कोई कारोबार का कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि बड़ा मुस्तनद काम वाम करने वाला हो। शादी हो गई, अच्छा वाला टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। शादी को 5 साल गुजर गए अहमद, 5 साल गुजर गए। अब उस शादी में वो 5 साल के दौरान चेंज ये आया कि लड़के ने अपने घर में, यानी घर वालों के साथ ज्वाइंटिंग में रहते हैं, वो 5 साल गुजरने के बाद उसने बेहतर ये समझा कि हम कहीं अलग शिफ्टिंग कर लेते हैं। अलग शिफ्ट हो गए, घर वालों से हट के अलग शिफ्ट हो गए। थोड़ा काम वाम की सेटिंग सही हुई, अलग शिफ्टिंग डाल दी। अब जहां जिस घर में वो गए हैं, आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि बच्चियां गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद तो छत पे चली जाती हैं अपने बाल खुश्क करने के लिए। हाँ, धूप में सुखाने के लिए। तो ऐसा ही है, इस बच्ची की भी यही रूटीन थी। ये नहाए धोए फ्रेश हुए और ये बाल सुखाने के लिए ये बच्ची छत पे चली गई। अब ये छत पे अपने बाल सुखा रही, तो क्या देखती है कि जिस छत पे वो खड़ी है उस छत के सामने, यानी उनके घर के सामने एक नीम का घना दरख्त है। घना दरख्त। ये क्या देख रही है कि वो नीम का दरख्त, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सिर्फ उस दरख्त की हदूद में बारिश हुई, यानी हरा भरा दरख्त, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने अभी इसको बारिश से धोया हो। हरा भरा लग रहा है उसको वो दरख्त बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है उसको। हस्बे दस्तूर दिन गुजर रहे। ऐसे ही एक दिन छत पे वो अपने बाल सुखा रही। वो क्या देखती है अहमद कि वो जो दरख्त है सामने, वो दरख्त उसको अपनी तरफ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो दरख्त उसको अपनी तरफ बुला रहा है। ये ना चाहते हुए भी अपनी छत पे खड़ी है, लेकिन उस दरख्त की जानिब बढ़ रही है इस तरह कि जैसे कोई इसको इशारा कर रहा है कि आओ
वो दरख्त इतना इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जाते जाते एकदम रुकती है, फिर देखती है कि वो दरख्त, ये दरख्त में ऐसी क्या चीज है, वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। हरा भरा दरख्त है अहमद, यानी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस दरख्त पे किसी ने बारिश की हो। और जब आप देखेंगे कि जब कहीं बारिश ना हुई हो और सिर्फ उसी हिस्से में बारिश हुई है तो दरख्त खिला हुआ होता है, हरा भरा लगने लगता है। तो वो उसको महसूस हो रहा है कि जैसे ये हरा भरा दरख्त और इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे सिर्फ इसी पे बारिश हुई हो। वो दरख्त अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिन गुजर रहे हैं अहमद। अब क्या होता है कि एक दिन इसका मियां बड़ा खुशी खुशी घर अपने काम से लौट कर आता है और उसे कहता है, लो भाई ये मिठाई खाओ। वो कहती, किस बात की? कहता, मेरा दुबई का वीजा लग गया है और मैंने 2 दिन के अंदर अंदर दुबई जाना है। वो कहती, ये क्या? अरे भाई आप दुबई क्यों जा रहे हैं? वो कहता है कि देखो मेरे दुबई जाने से अपने हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा, फ्यूचर के बारे में उसको बताता है। एग्री हो जाती है। तीसरा दिन आया अहमद कि जब इसको दुबई जाना है। ये घर में सबसे मिल मिला के, अपनी वालदा से मिल के आया है, सबसे मिल के आके अब बेगम से रुखसती चाह रहा है। वो कहती, मैं एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। कहता, नहीं तुम एयरपोर्ट ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस लम्हे छोड़ नहीं सकता। जो लम्हा होता है, वो एयरपोर्ट का जो लम्हा है ना अहमद, वो बड़ा दर्दनाक होता है। तो वो कहता है, मैं वो लम्हे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम घर में ही रहो और मुझे इजाजत दो। ये घर से कह के निकला है अहमद। ये गया तो ये घर में है लड़की, लेकिन बमुश्किल 4 घंटे गुजरे, वो वापस आ गया। वापस आया अपने घर और बैल बजाता है। जब बैल बजती है, बीवी नीचे आती है। बीवी ने आके दरवाजा खोला और देख के कहती है, अरे आप तो चले गए थे, आप वापस क्यों आ गए? खैरियत? तो वो कहता है, हाँ मैंने चला ही जाना था, लेकिन चूंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे मजीद 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद मेरी फ्लाइट होगी। वो कहती है, चले अल्लाह की जो मर्जी हो। घर में आ गए। अब घर में आ गए अहमद, तो घर में आने के बाद ये देखता है, कहता है, मैं सोचता हूं कि घर का नक्शा थोड़ा चेंज हो जाए। तो वो कहती है कि हाँ, जब आप बाहर जाएंगे, जब आप दुबई जाएंगे, तो मैं आपके जाने के बाद पूरे घर का नक्शा चेंज कर दूंगी, मतलब कलर वलर ये वो मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो वो कहता है, अरे नहीं, तुम दुआ करो कि मेरा यहीं कोई काम की सेटिंग बन जाए तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही ना हो। जब मेरा यहीं सिलसिला सही हो जाएगा तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। वो कहती है, इससे अच्छी क्या बात होगी। दिन हुआ अहमद, सुबह हुई। सुबह होने के बाद इन्होंने नाश्ता वाश्ता साथ किया है। अब ये अपने काम के लिए जा रहा है। कहता, मुझे इजाजत दो और दुआ करो कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं मेरा मकसद पूरा हो जाए। ये कहती, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये घर से निकला, गया। शाम हुई, हस्बे दस्तूर शौहर घर वापस आया। अब जब वापस आया तो वो कहती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि आप जिस मकसद के लिए गए थे, क्या आपका वो काम हुआ? तो वो कहता है कि कैसे ना होता, जब तुम जैसी बीवी दुआ करने वाली हो तो काम कैसे ना हो। अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है अहमद। 1 लाख रुपए का बंडल निकाल के अपनी बीवी के हाथ में देता है और वो कहती है, अरे आप तो सुबह गए हैं और जब वापसी आए हैं तो 1 लाख रुपए लेकर आए हैं, ये कहां से आए? तो कहता है, मैं तुमसे कह के गया था कि तुम दुआ करो कि मुझे जाना ना पड़े, और अगर मेरी सेटिंग यही हो जाती है तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा ही हुआ कि जिस काम में मैंने हाथ डाला है, ये उस काम का एडवांस आया। 1 लाख रुपए टोकन उसको मिल गया। बड़े खुश, दोनों बड़े खुश हैं। दिन गुजर रहे हैं अहमद। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। हस्बे दस्तूर वो अपने काम के लिए गया, शाम को वापस आया। अब जब वापस आया तो वही बात, खाने पे बैठा है, बीवी ने खाना रखा है। वो कहता है, अरे खाना तो खाते रहेंगे, पहले ये लो। फिर निकाल के 1 लाख रुपए उसके हाथ में रखता है। उसका काम चल गया, काम चल पड़ा है। बीवी बड़ी खुश है, बजाय इसके कि वो उससे पूछती कि भाई आज भी तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस के मिले। उसने मुनासिब नहीं समझा। उसने बोला, बस पैसे आ गए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बीवी ने 1 लाख रुपए रखे, दोनों ने खाना वाना खाया। 2 दिन गुजर गए अहमद।
2 दिन से दोनों बहुत खुश जिंदगी 2 गुजार दिन रहे हैं। से इनकी जिंदगी में अजीब चेंज हो गया है, खुश हैं दोनों। तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन जब वो सुबह काम पर गया और जब शाम को वापस आया है, तो वापस आने के बाद बीवी से कहता है कि आज मांगो मुझसे, क्या मांगती हो, फरमाइश करो। वो कहती है मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं कभी आपके साथ बाहर खाना खाने जाऊं। तो वो कहता है अरे ये कौन सी बात है, अभी चलो। बीवी को आउटिंग पे ले गया है अहमद, बाहर ले जाके खाना वाना खाया है, दोनों ने मजेदार, वापसी घर पर आए। तीसरा दिन है, ये घर आए हैं, रात हुई है, सोए हैं। अब चौथे दिन की जब सुबह हुई है अहमद, तो चौथा दिन क्या है कि संडे है, ऑफ है। मियाँ घर में है, घर में बैठे हुए दोनों टीवी देख रहे हैं मजे से। हाँ। अचानक दरवाजे पर बेल बजती है अहमद। ये उठती है तो उसका शौहर उसको कहता तुम रुको, मैं देखता हूं। कहती नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूं। ये उठ के नीचे उतरी है, गेट पर गई है। गेट पर जाके जब इसने दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि उसका शौहर दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। ये उसको देखती है और चीख मार के दरवाजा बंद करके वापस अंदर भागती है, और ये सोचती हुई जा रही है कि ये तो अंदर थे, ये बाहर कैसे आए। ये सोचती हुई ऊपर भाग रही है, और जैसे ही घर में पहुंचती है जहां वो अपने शौहर को छोड़कर गई है, जिससे ये बोल कर गई है कि आप बैठे मैं देखती हूं, अंदर आई है तो वो वहां पर कोई भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं है। उसने देखा कि मैं तो इनको यहीं छोड़ के गई हूं। ये सोचती है ये क्या। फिर ये दोबारा वहां जाती ये वापस नीचे उतरी है अहमद, और इसने जाकर जब दरवाजा खोला है तो क्या देखती है कि इसका शौहर बाहर खड़ा हुआ है। वो कहता है मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूं और तुमने मुझे देखा, चीख मार के दरवाजा बंद कर दिया, मैं दरवाजा बजा रहा हूं और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। तो इसकी बीवी जानते हो उससे क्या कहती है? क्या? वो उससे कहती है मैं दरवाजा कैसे खोलती, तुम तो अंदर भी थे और तुम ही बाहर हो। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये बातें करते हुए अंदर आए, दोनों मियां बीवी आके घर में बैठे। अब बीवी सहमी हुई है। वो कहता मुझे बताओ तुमने क्या देखा। कहती मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि जब मैं दरवाजा खोलने गई तो आप और मैं यहां बैठे हुए थे, और जब मैं दरवाजा खोलने गई हूं तो मैं आपको यहां छोड़ कर गई हूं, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो आप बाहर भी थे, और फिर जब मैं दरवाजा बंद करके अंदर आई हूं तो यहां आप नहीं थे। तो उसकी बीवी ने ये नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ थे 3-4 दिन से और तुम बाहर थे? वहीं आ रहा हूं। हाँ। बीवी ने उससे कहा हाँ। कि आप अगर बाहर थे हाँ। तो वो कौन था जो अंदर था? वो कहता है रुको, मैं 3 दिन मुसलसल दुबई जाने के बाद मैं तुम्हें मुसलसल 3 दिन से कॉल कर रहा हूं। वो कहती है क्या बात कर रहे हैं, 3 दिन से आप कॉल कर रहे हैं? हाँ। लेकिन आप तो दुबई गए नहीं। वो कहता है मैं दुबई नहीं गया। पासपोर्ट निकालता है, पासपोर्ट खोलता है, उस पे स्टंप दिखाता है कि पासपोर्ट आउट और इन, यानी पासपोर्ट पे स्टंप लगी हुई है। कहता है मैं दुबई से होके आया हूं और तुम कह रही हो कि मैं दुबई गया नहीं। तो वो कहती है आप तो मेरे साथ ही थे, आप तो कहीं भी नहीं गए। कह रहा है 3 दिन से मैं तुम्हें मुसलसल कॉल करता रहा और तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो कह रही नहीं आपकी तो कोई भी कॉल नहीं आई। कह रहा है मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके कहा कि जाओ जाकर घर पे देखो कि तुम्हारी भाभी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तो उसने मुझे यह कहा कि जब मैं घर पर गया हूं तो घर पर बाहर से ताला डला हुआ है। तो जानते हो बीवी क्या कहती है? हाँ। वो कहती है ताला कैसे डल सकता है, मैं तो कहीं गई नहीं गई कि मैं 5 मिनट के लिए भी ताला घर के बाहर डाल दूं। ताला तो लगा नहीं था, घर तो खुला हुआ ही है। ये दोनों मियां बीवी परेशान हो जाते हैं। दिन निकलता है अहमद, तो इसका मियां सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ है।
یہ ایک حضرت کے پاس لے کے جاتا ہے. ایک صاحب ہیں جو پڑھائی وڑائی کرتے ہیں, ان کے محلے میں رہتے ہیں. ہاں. یہ ان کے پاس لے گئے, اس لیے کہ ساری بات ان سے شیئر کی. بیوی سے کہا کہ بتائیں جو آپ کے ساتھ ہوا. اس نے بابا کو ساری باتیں بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا رہا, میں چھت پہ بال سکھانے جاتی رہی. وہ سب درخت والی بات بھی بتائی. درخت والی بات بھی بتائی کہ میں جب چھت پہ جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک نیم کا درخت ہے جو مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی طرف مجھے بلا رہا ہے. تو جانتے ہو بابا نے اس سے کیا کہا؟ کیا کہتا تم اوپر جانے سے پرہیز کرو. کہتی ہے وجہ, میں اوپر کیوں نہ جاؤں؟ وہ کہتا ہے جس درخت کو تم دیکھتی ہو, جو درخت تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے, اپنی طرف مائل کر رہا ہے, دراصل وہ بیسک درخت دکھائی دینے میں تو درخت ہے, لیکن اس درخت کے اوپر ایک جن کا قبضہ ہے, اور وہ جن جو جن تم پر عاشق ہو چکا ہے. 3 دن تک جو اس کے ساتھ رہا ہے اس کی میاں کی غیر موجودگی میں, وہی جن جو اس پر عاشق تھا. یہ ساری باتیں اس کو اس بابا نے بتائیں کہ وہ جن تم پر عاشق ہے, بجائے اس کے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو تم اوپر جانے سے احتیاط کرو. اس کا میاں بھی اسے سمجھاتا ہے. اب جانتے ہو احمد کیا ہوتا ہے؟ تو اب تو ساری کہانی ختم ہو گئی کیونکہ بابا نے پڑھنے وڑھنے کو کچھ دیا ہوگا. نہیں احمد, کہانی ختم نہیں ہوئی. کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے. جانتے ہو کیسے؟ وہ ایسے 5 سال ان کی شادی کو ہو گئے احمد, ان کے اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں بنا. اب اس سارے معاملات کو 3 مہینے گزر گئے احمد, 90 دن گزرے ہیں. اب 90 دن گزرنے کے بعد اس لڑکی کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میں پیٹ سے ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں پیٹ سے ہوں تو اس کے دماغ میں, تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں, وہ سمٹمز آئے اس کو, بالکل خود میں گھر میں ٹیسٹ کر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چیک اپ کرائیں. جب چیک اپ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے. اچھا, اس کے شوہر 5 سال تک اولاد نہیں تھی. اب جب یہ ماں بننے والی ہے تو شوہر نے اور بیوی نے, ان دونوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ, شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ کیا اس بچے کو دنیا میں آنا چاہیے؟ ہاں, کیونکہ ڈر تو انہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے شوہر کا بچہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا اس بچے کو دنیا میں آنا چاہیے؟ تو بیوی اس سے کہتی ہے کہ یہ میری مرضی نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بتائیں آنا چاہیے یا نہیں. تو شوہر بجائے اس کے کچھ سوچے اور سمجھے ڈو اینڈ ڈائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ نہیں, کیونکہ ایک عجیب مخلوق کا جو ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. ان دونوں نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنا چاہیے. ضائع کر دیتے, واش کرا دیتے ہیں احمد. جب واش کرا دیا ہے 2 دن ریسٹ کے بعد, تیسرے دن یہ لڑکی کھڑی ہے اور یہ واپس چھت پر گئی ہے احمد. یہ لڑکی چھت پر حسب دستور کھڑی ہے. بجائے اس کے کہ وہ بال سکھا رہی ہوتی, یہ بھی بال نہیں سکھا رہی. اس کو کوئی ایسی چیز اوپر کھینچ کے لے کے گئی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اوپر گئی ہے. اور جانتے ہو جب یہ اوپر جا کے کھڑی ہوئی ہے تو اس نے اس درخت کو کیا پایا ہے؟ اس نے اس درخت کو ایسا پایا ہے جیسے وہ درخت اس پہ غصہ کر رہا ہو. یعنی وہ درخت جلا ہوا ہے احمد. جس درخت کو وہ ہرا بھرا دیکھتی رہی وہ درخت جل کے خاک ہوا ہے. پھر تو یہ بات کنفرم ہے کہ یہ بچہ اسی کا تھا. وہ درخت غصے میں, اس کو یہ فیل ہوا کہ یہ درخت غصے میں ہے. یہ ڈر کے نیچے بھاگی ہے احمد. اب جب یہ نیچے بھاگی ہے اپنے روم میں آئی ہے. روم میں آ کے یہ سوچ رہی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہو. یہی سوچتے ہوئے یہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے بال سنوار رہی ہے. اب بالوں میں جیسی اس نے کنگا پھیرا ہے احمد, تو جانتے ہو کیا دیکھتی؟ وہ دیکھتی ہے کہ شیشے میں, یعنی یہ کھڑی ہے اور شیشے میں کسی ایسے شخص کی چھبی نظر آ رہی ہے
जो शख्स पूरी तरह जला हुआ है और इसको वार्न कर रहा है कि तुम कातिल हो। वो डर गई, कहती है क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? वो कहता है हाँ तुम कातिल हो। क्यों? कि तुमने मेरा बच्चा मारा है। ये सुनती है और बेहोश हो जाती है। यानी अब वो शख्स जो पहले दरख्त के रूप में था, जी, फिर उसके मियाँ के रूप में था, बिल्कुल, अब वो अपने असली रूप में इसको नजर आया और ये देख के डर के उसको बेहोश हो गई है। अब जब बेहोश हो गई, हाँ, मियाँ घर में आया। मियाँ ने आके देखा कि अरे पानी वानी का छींटा वीटा मारा, उठाया, क्या हुआ? उसने सारी बात उसको बताई कि देखो ऐसा ऐसा। वो कहता है क्या कह रही हो? वापस गया उसी के पास। किसके पास? बाबा के पास, बुजुर्ग के पास गया। उन्हीं बुजुर्ग के पास गया कि हजरत हमें बचाइए, हमें बताइए और हमें कोई ऐसी तजवीज बताइए कि जिससे हमारी जान छूटे। तो जानते हो बाबा ने उससे क्या कहा? बाबा ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रूटीन पर आ जाए, मामूल पर आ जाए, तो पहली फुर्सत में वो घर छोड़ दो। अब जब घर छोड़ दो तो उन्होंने यही फैसला किया कि बेहतर यह है बजाय इसके कि कोई तोड़ किया जाए, जगह छोड़ी जाए, क्योंकि वो दरख्त जहां होगा वहां मसला होगा। जब घर चेंज कर लेंगे तो दरख्त से भी क्या होता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दौरान उसके मियाँ की कॉल आती है और उसके दोबारा दुबई जाने का बनता है। तो ये फैसला करता है बजाय इसके कि यहां कहीं शिफ्टिंग डाली जाए, मैं दुबई चला जाता हूं। तो ये अपनी बीवी को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है। अहमद, इस कहानी का जो कंक्लूड अगर इसको करा जाए तो वो ऐसे है कि एक जिन एक लड़की पे बिल्कुल आशिक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो उससे किसी रूप में मिल नहीं सका। लेकिन जब उसका मियाँ वहां चला गया दुबई, तो वो उसके मियाँ के रूप में आ गया। और उसके बाद उसने ये किया कि उस लड़की का नंबर बंद किया ताकि इसके मियाँ की कॉल ना आ पाए, और उसके घर के बाहर ताला लगा दिया। वो भी उसी का काम था। उन 3-4 दिनों में इनको कोई तंग ना करे। बिल्कुल। और जो भी इनमें, क्योंकि वो लड़की का कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में तो वो उसका हस्बैंड था, तो जो भी मामला होते उन्होंने किए, यहाँ तक कि वो माँ बनने की नौबत पर आ गई। बिल्कुल। और जब पता चला, क्योंकि उसका हस्बैंड, तो उसके अंदर ये एक खामी थी कि वो बाप नहीं बन सकता था। ये तो अल्लाह की तरफ से होती है कि वो बाप नहीं बन सकता था, लेकिन वो औरत माँ बनने की स्टेज पे आ गई अचानक। और जब पता चला ये बच्चा उसका है, बिल्कुल उसका बच्चा, तो फिर उन्होंने वो बेहतर यही जाना कि बजाय इसके कि उसको पाल के मजीद उसकी परवरिश की जाए, उससे बेहतर ये कि इस चैप्टर को यहाँ क्लोज किया जाए। और ये बात उस जिन से बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल। तो उसने फिर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्होंने चेंज कर लिया, जगह चेंज। और ये भी हो सकता है कि अगर वो चेंज ना करते तो फिर उनको नुकसान बिल्कुल का सामना करना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस कहानी के तवज्जुह से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी सुनने वाले हैं, अक्सर ऐसा होता होगा, जैसे हमने सुना है कि भाई छत पे बाल सुखाए जाते हैं, कि धूप में बैठे हुए बाल सुखा रहे हैं। तो जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो ये अमल करती हैं, और खास तौर पे जाके छत पर ये अमल करती हैं कि अपने बाल खुले हुए हैं और बाल झाड़ रही हैं, धूप में। चलो भाई, धूप तक तो समझ में आता है कि दिन का टाइम है, धूप में बैठ गए, लेकिन उन तमाम सुनने वालों को मेरी ये एडवाइस है, मेरे बच्चों, याद रखना कि कभी भी मगरिब के बाद खुले सर छत पे नहीं जाने का काम है। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि कौन कहां किस वक्त किस रूप में है। एहतियात करें। क्या ही जबरदस्त कहानी थी शेख साहब, और अच्छी बात ये है इस कहानी का एंड में मैसेज भी मिला। और शेख साहब, अब हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, मैं बड़े एक फ्लो में चल रहा हूँ, बड़ा बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी ये। तो अब फौरन दूसरी कहानी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह दूसरी शुरू करते हैं। अहमद, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं, बेचारे पढ़े लिखे हैं, मगर चूंकि नौकरी ना होने की वजह से परेशान हैं, बेरोजगार हैं। अब ऐसे ही दोनों बैठे हुए एक दिन बात कर रहे होते कि यार ऐसे कैसे कटेगी, यार कैसे गुजरेगी। हमने पढ़कर अपने घर वालों का पैसा भी जाया कराया। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ बड़ी नाइंसाफियां हैं, तो उनमें से ही ये नाइंसाफियों का शिकार हुए ये दोनों। पढ़ लिख के बेचारे कुछ कर ना सके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बेजार बैठे हुए हैं। कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
यही सोचकर अपने एक दोस्त को कॉल मिलाते हैं. कॉल मिलाई. हाँ भाई जमशेद, हाँ कैसे हो? हाँ भाई खैरियत से हूँ, ठीक हूँ. अरे यार जमशेद कोई काम वाम की कोई सेटिंग देख यार. वो जानते हो इनसे क्या कह रहा है जमशेद? वो कहता है यार कितना लकी है तू कि देख अभी अभी इत्तेफाक से मेरे पास एक जॉब आई है, लेकिन वो तेरे बस की नहीं है. वो कहता है भाई तू मुझे काम बता, सिर्फ काम बता, मैं काम करने के लिए हूँ यार, मुझे काम करना. बेरोजगार है, परेशान है. तो वो जमशेद जो दोस्त है इनका जिसपे फोन पे बात हो रही है, वो उनसे कहता है कि देखो मैं तो नहीं चाहता कि तुम वहां नौकरी करो क्योंकि जगह ही ऐसी है. वो कहता है भाई पहले क्यों बुझवा रहा है, तू मुझे काम बता. वो कहता है फिर एक काम है कि काम है मुर्दा खाने में नाइट में ड्यूटी करनी है, यानी रात भर मुर्दा खाने के बाहर बैठना है. तो ये सोचते हैं कि यार मुर्दा खाने के बाहर ही बैठना है. बोले हाँ बिल्कुल बैठ जाएंगे. बोले बस ठीक है, मैं तुम्हारी कल बात करा देता हूँ. इन दोनों की नौकरी लगवा दी. दोनों की नौकरी लगवा दी. अब ये दोनों बड़े खुशी खुशी मुर्दा खाने में नौकरी कर रहे हैं. मुर्दा खाने में ज्वाइनिंग हो गई दोनों की. ये दोनों दोस्त वहां भी दोस्त है, मुर्दा खाने में ड्यूटी चल रही है. थोड़े दिन गुजरे हैं. अब एक दिन क्या है कि ये नाइट ड्यूटी में बैठे हैं दोनों मुर्दा खाने के बाहर. एम्बुलेंस आती है, सायरन मारती हुई एम्बुलेंस आई है. स्ट्रेचर निकाला है उसमें से. उसमें क्या देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी है. वो लड़की के सर से खून निकल रहा है. इन्होंने देख लिया कि ये एक्सीडेंट का केस है, कि हाँ यार लड़की जख्मी भी है. लड़की को लेके बोले क्या? बोले यार ये तो एक्सपायर हो गई है. बोले हैं? बोले मर चुकी है? बोले हाँ. मुर्दा खाने का दरवाजा खोला, लड़की को अंदर मुर्दा खाने में रखा, दरवाजा बंद किया. ये बाहर आके बैठ गए. बोलते आपस में बात कर रहे हैं, देखो यार जवान लड़की मर गई यार, क्या हो रहा है हालात को, कैसे मर गई होगी यार, और इसको यहाँ लेके कौन आ गया? हाँ पूछा नहीं कि वो कौन था. बता रहा है वो कि इसको लेके कौन आया. बोले पता नहीं कौन. दो शख्स आए और आगे कहने लगे भाई ये नामालूम लाश है कि हमें तो रोड पे से मिली है, तो आप इसको यहाँ रखें. तो ये लावारिस लाशों में रख दिया गया है इसको. बड़े परेशान होते हैं कि यार देखो न जाने कौन है, कि इसके विरसा को पता है भी या नहीं. ये यही सोच रहे हैं कि इसी दौरान रात के 3 बज गए. अहमद 3 बजे रात का टाइम है. ये दोनों दरवाजे के बाहर बैठे हैं कि अचानक मुर्दा खाने के अंदर से दरवाजा बजने की आवाज आ रही है. मुर्दा खाने के अंदर से? अंदर वाले साइड से. ये दोनों हड़बड़ा के उठते हैं. ये कहते हैं यार तूने कुछ सुना? बोला यार मैंने भी सुना. बोले क्या? बोला अंदर से कोई दरवाजा बजा रहा है. ये दोनों उठते हैं, दरवाजे के करीब जाते हैं. वो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा मुसलसल बज रहा है. ये मजबूर होकर उससे पूछते हैं कि भाई कौन हो और तुम अंदर क्या कर रहे हो? तो जानते हो अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या? अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही है जो इनसे कह रही है कि मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, और मुझे मुर्दा समझकर तुम लोगों ने मुर्दा खाने में डाल दिया. अब जब ये दोनों ये बात सुनते हैं तो हड़बड़ा के दरवाजा खोलते हैं. जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि वो लड़की खड़ी है जो भी 4 घंटे पहले आई है, जिसको इन्होंने डेड बॉडी समझ के यहां मुर्दा खाने में डाल दिया. वो लड़की वहां खड़ी है. वो उनसे पूछते हैं दोनों कि भाई तुम? वो कहती है हाँ मैं तो जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं बेहोश हो गई होंगी, तो तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ के यहां डाल दिया. तो वो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, हमें अपना पता बताइए ताकि हम आपके विरसा को बुलाएं. तो वो कहती है कि नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी. तो वो कहते हैं कि नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप एम्बुलेंस में आइए, हम आपको छोड़ के आते हैं. उस लड़की को वापस स्ट्रेचर पर डालते हैं, एम्बुलेंस में लेटाते हैं. अब ये दोनों एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं कहां? लड़की के घर. गाड़ी रुकती है, वो उन्हें एड्रेस बताती है कि देखें 4th फ्लोर पे जाएं, और मुनीर नाम का आदमी है जो मेरा शौहर है. अच्छा अपने घर मतलब ससुराल लेकर आई? ससुराल लेकर आई. अच्छा लड़की शादीशुदा थी? शादीशुदा है. वो कहती है मुनीर नाम का शख्स है जो मेरा शौहर है. और जाके उससे कहें कि मैं जख्मी हूं और मुझे आके लेकर जाए. ये दोनों उतरते हैं. वो कहते हैं जा यार जाके देख. वो कहता नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, तू भी मेरे साथ चल. ये दोनों ऊपर जाते हैं. और लड़की नीचे एम्बुलेंस? लड़की नीचे एम्बुलेंस में है. ये ऊपर गए हैं अहमद दोनों. 4th पे गए हैं. इन्हें जाके बेल दी है.
इत्तेफाक से एक शख्स बाहर निकला, बोलता है हाँ भाई बोलो। कहता है आपका नाम? कहता है मेरा नाम मुनीर है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते यार ये उसका शौहर है। तो उसके शौहर से मुखातिब होते हैं कि यार आप अजीब आदमी हैं, किस किस्म के शौहर हैं आप कि आपकी बीवी जख्मी हालत में कोई हॉस्पिटल छोड़ गया और उसे मुर्दा समझ के मुर्दा खाने में डाल दिया गया, लेकिन वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, स्ट्रेचर पे लेटी है, एम्बुलेंस में है, आप लोग आए मेरे साथ। उसका शौहर उसको देखता है गुस्से से, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बीवी कैसे जिंदा हो सकती है? कहता है अरे भाई हम लेकर आए हैं, हमारे साथ एम्बुलेंस में है वो कहता है नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मेरी बीवी नहीं है। वो कहता है तुम्हारा नाम मुनीर है? वो कहता है हाँ मेरा नाम मुनीर है। तो कहता है हमें कैसे पता कि तुम्हारा नाम मुनीर है? हमें बताया गया कि आपका नाम मुनीर है और आप उसके शौहर हैं। वो कहता है किसके शौहर? कहता है उस औरत के जो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है दफा हो जाओ यहां से। मुनीर कह रहा है कि दफा हो जाओ यहां से, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, आज हमने उसका स्वयं भी किया है और तुम पागल हो गए हो जो मुझे ये बताने आए हो कि मेरी बीवी जिंदा है और स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेटी है, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो कहता है भाई आप रैश क्यों हो रहे हैं, आप हमारे साथ चलें और आप अपनी आंखों से देखें कि वो एम्बुलेंस में लेटी हुई है। वो कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से मार के और धक्के मार के निकालूं, दफा हो जाओ दोनों यहां से, मेरी बीवी जिंदा नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये दोनों कि तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहे हो कि वो जिंदा नहीं हो सकती? वो कहता है मैं इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहा हूं? मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। शौहर ने उसके मुंह से ये बात निकलनी थी अहमद कि पीछे से उसकी मां आती है। किसकी? मुनीर की मां। और मुनीर का हाथ पकड़ के खींचती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो अंदर, पता नहीं क्या ओल फोल बक रहे हो। उसकी मां उसका हाथ पकड़ के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब जब दरवाजा बंद करती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि तो यार मेरी समझ में नहीं आया कि इनके हिसाब से वो लड़की 3 दिन पहले मर चुकी है। तो ये दोबारा उस लड़की के पास जा, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इनके हिसाब से वो मर चुकी है। और तूने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा जो ये ना बोलते हुए भी इसके मुंह से निकला कि इसने अपने हाथों से उसका गला दबाया है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और भागते हुए नीचे जाते हैं कि हम देखें और उससे कहें कि तुम्हारा शौहर नहीं आ रहा, ये नीचे गए हैं। और एम्बुलेंस में जैसी जाके देखते हैं अहमद, तो एम्बुलेंस में कोई भी नहीं है, कहां चली गई? स्ट्रेचर खाली है। ये दोनों एम्बुलेंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, कोई सुराग नहीं, कुछ निशान नहीं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं। ये अभी सोच ही रहे होते हैं कि इनमें से एक का फोन बजता है। अब जब फोन बजता है ये रिसीव करता है तो किसकी कॉल है? उस जमशेद की जिसने नौकरी पर लगवाया, उनके दोस्त की कॉल है। उसने फोन किया, कड़िच, हाँ हेलो। बोले यार देखो ना वही हुआ ना जिस बात का डर था, तुम यहां भी दोस्तियां कर रहे हो, कहां चले गए अपनी ड्यूटी छोड़ के? और तुम देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई ब्लेंडर नहीं मारना वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। वो कहते हैं भाई क्या हुआ, हम तो उसी काम से निकले हुए। कहता क्या मतलब, कहां गए हो? कहता है जो 4 घंटे पहले जो लाश आई थी, जो मुर्दा खाने में रखी गई, वो जिंदा थी, जिसको लेकर हम उसके घर आए हैं ताकि उसके घर वालों के हैंड ओवर कर सके। तो जमशेद जानते हो क्या कहता है? कहता है बेवकूफो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो लड़की 4 घंटे पहले आई थी उसको गुस्ल दिया जा रहा है, वो वहां गुस्ल दिया जा रहा है उसको। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये अभी यहां थी, वहां उसको गुस्ल दिया जा रहा है। फौरन एम्बुलेंस में बैठते हैं और सीधा अपनी जगह पे पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं और क्या देखते हैं अहमद कि उस लड़की को गुस्ल दे के तैयार कर दिया गया है, यानी तदफीन के लिए तैयार है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया कि बस चुप, किसी को कुछ ना बताओ। दोनों चुप हो गए अहमद। अब ये खामोश हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दिन गुजर गया अहमद, दूसरा दिन हुआ। अज़्म दस्तूर दूसरे दिन नाइट ड्यूटी।
یہ دونوں وہیں گیٹ کے باہر بیٹھے ہیں اور یہ کل کا ذکر کر رہے ہیں کہ یار دیکھ یہ کیسی بات ہوئی ہے. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے, کس کو بتائیں. اور بالکل خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی کام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں صرف اپنی نوکری کرنی ہے. ہونے دے جو ہو رہا, ڈر کے مارے کسی کو بھی نہیں بتایا. رات ہو رہی ہے احمد, 12 بج گئے, 1 بج گیا, 2 بج گئے. اب جب 2 بج گئے احمد, تو جانتے ہو 2 بجے کے بعد وہی آواز جو انہیں کل آئی تھی, وہی آواز انہیں اندر سے آ رہی ہے. یعنی دروازہ بج رہا ہے اندر سے. یہ دونوں پھر اٹھے. انہوں نے بولا یار کل بھی بجا تھا اور آج بھی بج رہا ہے. انہوں نے پھر کل والی بات ریپیٹ کی کہ تم کون ہو. وہ کہتی ہے میں کون ہوں, تم دروازہ کھولو تو میں بتاؤں کہ میں کون ہوں. وہ کہتا ہے نہیں, ہم دروازہ نہیں کھولیں گے, تم پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو. وہ کہتی ہے تم نے میری کل بھی مدد کی تھی اور تمہیں میری آج بھی مدد کرنی ہے. یہ دونوں باہر سے کہہ رہے ہیں ہم سمجھے نہیں. وہ کہتی ہے اندر سے کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کے گھر تم کل اسے لے کر گئے لیکن گھر والوں نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا. میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کو اس کے سسرال والوں نے یعنی میاں نے مل کر میاں نے گلا دبایا اور اس کی ساس نے اس کے سر پہ ڈنڈا مارا جس سے وہ زخمی بھی ہوئی. کہتی میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے میاں کے ہاتھوں مری. تم یاد کرو کہ میرے میاں نے تم سے کچھ کہا ہوگا. تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہاں ہم سے کہا ضرور ہے, ہم سے باتوں باتوں میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے تمہیں گلا دبا کے مارا ہے. تو جانتے ہو اندر سے وہ کیا کہہ رہی ہے. کہتی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, مجھے گلا دبا کے مارا گیا ہے اور میرے سر پہ ایک ڈنڈا مارا گیا ہے جو میری ساس نے مارا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے انصاف ملے تو تم صرف حقیقت ہے میری مدد ایسے کر سکتے ہو کہ یہی تمام بات تم جا کے پولیس کو بتاؤ گے کہ مجھے میرے شوہر نے قتل کیا اور میری ساس کے ساتھ مل کے. پھر انہوں نے پولیس کو بتا دیا. پولیس کو بتایا ہے اور اس کے شوہر گرفتار. بالکل گرفتار ہوا. کیا کہانی تھی شیخ صاحب, زبردست, مزہ آ گیا. یعنی اس کہانی کا بھی کنکلوڈ اگر کریں وہ یہی ہے کہ ایک لڑکی کو اس کے سسرال میں اس کے شوہر اور ساس نے مل کے قتل کیا اور لاوارث لا کے اس کو مردہ خانے میں ڈال دیا گیا. تو اس لڑکی نے پھر, کیونکہ اگر اس لڑکی کی روح اگر کمیونیکیٹ نہ ہوتی ان 2 لوگوں سے, تو پھر کیسے پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ وہ لاوارث سمجھ کے اس کو دفنا بھی دیتے اور انکوائری بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ ہزاروں ایسی لاوارث لاشیں آتی ہیں. بالکل آتی ہیں احمد. لیکن اس لڑکی نے خود اپنی مدد کی, بالکل کمیونیکیٹ ہوئی ان لوگوں سے اور ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, بالکل ایسا ہی, اور وہ پھر پہنچ گئے انجام تک اپنے. بالکل ایسا ہی ہے احمد, وہ اپنے انجام تک کو پہنچے. اور میں اس کہانی کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں کو کہ یاد رکھیں دوستو, بچیوں کی شادی کرتے وقت ہم کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم بچیوں سے پوچھیں ضرور. بالکل پوچھیں ضرور. اور ان کے لیے بھی کہ جو لوگ کسی کی بچی بیاہ کے اپنے گھر لاتے ہیں, میری ان سے یہ درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کے ان تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ جس کی بیٹی اپنے گھر لائے ہیں اس کو اپنی بیٹی سمجھو, نہ کہ اس کو بہو سمجھو. نہیں, بہو نہ سمجھو. اگر آپ اسے اپنی بیٹی تصور کر لیں, اپنی بیٹی سمجھ لیں, کیونکہ وہ کسی کی بیٹی آپ کے گھر آئی ہے. ارے کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہے, آپ کے سپرد کر رہا ہے, تو بالکل ایسے ہی خیال رکھنا ہے. کیوں کہ آپ بھی بیٹی والے ہوں گے, آپ کی بھی بیٹی کہیں جائے گی. آپ یہی توقع رکھیں کہ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ سسرال کے آدھے مسئلے تو اسی بات سے حل ہو جاتے ہیں
کہ لڑکی جو ہے سسر کو اپنا باپ سمجھ لے, بالکل ایسا, ساس کو اپنی ماں سمجھ لے, ایسا ہی ہے, اور ساس جو ہے اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے, سسر بھی اپنی بیٹی سمجھ لے, سارے مسئلے حل ہو جائیں, سارے مسئلے حل ہو تو جائیں. بہت انٹرسٹنگ کہانیاں دی, بہت زبردست کہانیاں دی. شیخ صاحب کم بیک کیا آپ نے کافی دنوں بعد, تھینک یو میری اور جان, امید کرتے ہیں کہ آپ کم بیک کرتے رہیں گے انشاءاللہ کم بیک ہوتا رہے گا. اور تو آپ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں, ہاں, بس ان کو ایک میسج دے دیں. بس میں ان تمام لوگوں کے لیے صرف میرا ایک ہی میسج ہے دوستو, کہ میری حد الامکان کوشش یہ ہے, اور الحمدللہ جب تک زندگی ہے میری یہ کوشش رہے گی, کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام میرے سے ہو جائے کہ جس میں آپ کی اصلاح ہو جائے, جس میں آپ کو تنبیہ ہو جائے, جس میں آپ کی کچھ سمجھ میں آ جائے. میری ان تمام باتوں میں کوئی بھی ایک بات اگر آپ کو لگ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی. اور جتنے ینگسٹر ہیں, جتنے جوان ہیں, ان سب کو ایک میرا میسیج ہے دوستو, کہ خیال رکھیں اپنے باپ کا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ مرد کیا چیز ہے. احمد دیکھو کتنی مزے کی بات, یہ مرد کیا چیز ہے, ہائے جیسے پوچھا مجھ سے مرد کیا چیز ہے, یہ مرد کیا چیز ہے. احمد یہ مرد بڑی مزیدار چیز ہے. جانتے ہو کیسے؟ اور اگر یقین نہیں نا تو اپنے باپ کو دیکھو, کتنی مزیدار چیز. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لاکھ آپ کے وارث ہوں, لیکن اگر آپ کا باپ نہیں ہے تو آپ لاوارث ہیں. احمد واہ 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 واہ. اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو نا گھر کی بہت بڑی محفل بہت چھوٹی سی لگتی ہے. ہر وہ چیز ستاتی ہے کہ یہاں میرا باپ بیٹھا کرتا تھا, یہاں میری ماں بیٹھا کرتی تھی. ارے خیال رکھو ان لوگوں کی خدمتیں کر لو, خدا کی قسم. اور آج جو لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے نا, خدا کی قسم ماں باپ کے جانے کے بعد وہ لوگ اس جگہ کی بھی قدر کریں گے جہاں پہ ماں باپ بیٹھتے تھے. ان کے جانے کے بعد اگر تم اس جگہ کو چوم رہے ہو, ارے تو کیا کر رہے ہو, ان کی زندگی میں ان کے ہاتھ چومو, ان کے پاؤں چومو, ان کے ماتھے چومو. کیوں؟ کہ وہ تمہاری ماں ہے, وہ تمہارا باپ ہے. خیال رکھنا اپنا دوستو, تمام لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. لو یو, تھینک یو.